हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सारे बच्चों को। आज बेटे हम आपको नया चैप्टर लेकर आए हैं, लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 5। चैप्टर का नाम बेटा है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में बेटे हम लोगों ने बहुत सारे एनसीईआरटी में टर्म्स पढ़ा है। गैलीलियो ने बताया हाइजिट, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, बहुत सारे उन्होंने टॉपिक्स को रिलेट करके अंतिम में निष्कर्ष जो भी निकाला, न्यूटन के नियम से हम लोग जानते हैं। वो सब बातें आप लोग अपना देखिएगा। हम सबसे पहले आज बेटे जानना चाहते हैं फोर्स क्या है। फोर्स क्या है, नाइन्थ में हमने पढ़ा है। फोर्स क्या है? द पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज है, क्या है? पुश एंड पुल। फोर्स बेटे पुश एंड पुल हमने पढ़ा है, धक्का और खिंचाव है। धक्का और खिंचाव को फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपसे, एक और डिफिनीशन की बात करें कि अगर कोई बॉडी है, फुटबॉल है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो फुटबॉल की इनिशियल वेलोसिटी है, आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी वी। टी समय बाद किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए बेटे, उस बॉडी की वेलोसिटी वी हो जाती है। ऐसा आप जानते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि वेलोसिटी चेंज विद टाइम। वेलोसिटी हाँ, चेंज विद टाइम बेटे क्या पढ़ा है? एक्सेलरेशन। इट मीन्स फोर्स ऐसा साधन है, एजेंट है, जो बेटे हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। कैसे जाना? भाई किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, आपने फोर्स लगा दिया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। जब बेटे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो आप बोलोगे क्या हो गया है? तो एक्सेलरेशन चेंज हो गया। तो एक डिफिनीशन और बन गई हमको, क्या? फोर्स इज एन एजेंट whose एक्शन क्या करता है? सही बता रहे बेटा। प्रोड्यूस एज एक्सेलरेशन। बेटे फोर्स एक साधन है। फोर्स एक साधन है, हुज एक्शन, जिसकी क्रिया से हमें मिलता क्या है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या मिलती है? चेंज मिलती है। तो हम एक चीज और जान गए आपस में, फोर्स क्या है बेटे? फोर्स क्या है? साधन है जो बेटे क्या करता है? एक्सेलरेशन हमें प्रोड्यूस करता है। और बेटे फोर्स क्या करता है? वेलोसिटी चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। कोई रेस्ट में है
तो मोशन करा देता है, मोशन है तो रेस्ट में करा देता है। मेरे बेटे समझ रहे हो, मोशन है तो रेस्ट में है तो मोशन करा देगा, मोशन है तो रेस्ट में करा देगा। और बेटे सर्कुलर पाथ पर भी मोशन करा देता है, किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मोशन करा देता है और उससे बेटे प्रोजेक्टाइल भी कर देता है। फोर्स ऐसा साधन है जो बेटे डायरेक्शन भी चेंज करता है, सर्कुलर पाथ पर मोशन करा देता है, प्रोजेक्टाइल कर्व बना देता है। इसे बेटे क्या कहते हैं? हाँ, इसे बेटे प्रोजेक्टाइल कहता हूं। मेरे बेटे समझ नहीं आया? समझ में आया? फोर्स क्या है? पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। बल एक धक्का और खिंचाव है जो किसी ऑब्जेक्ट में एक्शन किया जाता है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है। और जब उस ऑब्जेक्ट पर कार्य करते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो मैं एक और डिफिनीशन बनाया, कई डिफिनीशन बनाया। फोर्स ऐसा साधन है जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कर्व पाथ पर ला देता है, सर्कुलर पाथ पर ला देता है, मोशन है तो रेस्ट में ला देता है, रेस्ट है तो मोशन कर देता है। एक नई बात बता दिया, वह बेटे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर देता है। बेटे अक्सर बच्चे ये सोचते हैं फोर्स केवल एक ही बॉडी के लिए है। फोर्स बेटे अगर इस डस्टर को पृथ्वी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है वो भी फोर्स है। पृथ्वी इस मार्कर को अपनी तरफ अर्थ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, तो भी बेटे क्या है? फोर्स है। लेकिन वहां फोर्स को हम W से डिनोट करते हैं, वेट से। आपने पढ़ा है, किससे डिनोट करते हैं? W से। और दूसरा फोर्स बेटा क्या है? हम किसी बॉडी पर डस्टर व्हाइट बोर्ड पर क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। हम फोर्स लगाएं और मुझे रिएक्शन मिले, वो भी फोर्स है। जैसे स्प्रिंग को आप क्या करते हैं? खींचते हैं। स्प्रिंग को पुल करते हैं, खींचते हैं, वो क्या है? फोर्स है। स्पंज के गद्दे पर आप कूदते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो ना मूव करते हैं, वो एक्शन और रिएक्शन भी क्या है? फोर्स है। तो फोर्स आप डिफरेंट टाइप्स के भी पढ़ सकते हैं बेटे, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, बहुत सारे फोर्स पढ़ेंगे। अब बेटे हम लोग फोर्स के डिफिनीशन के बाद, फोर्स की डिफिनीशन के बाद यूनिट पढ़ने चल रहे हैं। देखिए यूनिट, MKS CGS। MKS में आपने क्या पढ़ा है? फोर्स की यूनिट बोलो बेटा। न्यूटन। क्या पढ़ा बेटे? न्यूटन। CGS में क्या पढ़ा? डाइन। CGS में क्या पढ़ा बेटा? डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये भी आप लोगों को याद करना है। अब आइए हम लोग फोर्स बता दिए, बहुत पढ़ेंगे। सेंट्रल फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, सेंट्रल फोर्स। फोर्स बहुत सारा है बेटे, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारे फोर्स पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि अभी बताने के बाद आप भूल जाएंगे, जहाँ जहाँ उसका एप्लीकेशन होगा वहाँ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए बेटे नई टॉपिक को आपको दें। हमारी नई टॉपिक है बेटा मोमेंटम।
न्यू टॉपिक क्या है बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा इसको हम अलग करूंगा भी। मोमेंटम, मोमेंटम को मैं ब्रेक कर लिया क्या? मोमेंट। मोमेंट को और सिंपल भाषा में लिखा मोशन। क्या लिखा बेटा? मोशन। मोमेंट से बनाया मैंने मोशन, और मोशन से फिर एक नया शब्द लिख रहा हूं। वर्ड्स क्या? द क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी ध्यान रखना बेटा। मोमेंट को ब्रेक करके कहां लाया? मोमेंट। मोमेंट मीन्स चेंज द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड मोशन। क्वांटिटी, अमाउंट। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड। कंटेंड मीन पाया जाना। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड in the body is called, हाँ क्या बोला बेटा? मोमेंटम। ये आपको समझा दिया, ध्यान से देखना। मोमेंटम किससे बना? मोमेंट। मोमेंट में पोजीशन चेंज होना, मोशन। मोशन क्या कि एक शब्द लाया बस, क्वांटिटी, अमाउंट। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन, पाया जाए कहाँ? बॉडी भी मोमेंट है। अब इट मेजर बाई, इट मेजर्ड बाई क्या? ना, इट मेजर बाई द प्रोडक्ट ऑफ mass of a body and its velocity। तो क्या लिखेंगे बेटे? P इक्वल टू मोमेंटम को P से यूनिट करेंगे। मास मैं लिखा हूं, मास के लिए m लाएंगे। वेलोसिटी लिखा हूं, वेलोसिटी लिखेंगे। क्योंकि कहा है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मास m वेलोसिटी b, तो P इक्वल टू m और क्या लिखेंगे? b। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा लेंगे। अब यूनिट की बात करें बेटे, मास की यूनिट मेरा हर बच्चा जानता है, केजी होता है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये आपको मैंने बेटे मोमेंटम की डिफिनीशन और यूनिट दे दिया। देखिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनेंगे। पीवी इक्वल टू एम बी। देखिए ध्यान से,
यदि बेटे पहला पॉइंट मास कांस्टेंट हो, मास बेटे कांस्टेंट लेंगे तो मोमेंटम वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मोमेंटम किसके वेलोसिटी किससे हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी। अगर मेरे बच्चे ना समझ पाए हो तो फिर समझें। एम भी है, यह कांस्टेंट हो गया। और हम लोग पढ़ा है बेटे, जब कांस्टेंट डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमें प्रोपोर्शनल आता है बी। तो पी और बी के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। जब दो टॉपिक दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ मेरे बेटे स्ट्रेट लाइन आता है। अब P इक्वल टू एम बी में B कांस्टेंट कर लिया। अगर तू बेटे B कांस्टेंट कर लिया तो कांस्टेंट को डिलीट करेगा तो P प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? M। मेरे बेटे मैं P ले लिया, M ले लिया, ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन। एक और कंडीशन दिखती है, P इक्वल टू एम बी, मेरा बेटा B कांस्टेंट ले लिया। तो बेटे अगर तो P अपान M लिखेगा तो क्या मिलेगा? B मिलेगा। अब चाहता है कि P कांस्टेंट घटाएं तो बेटे B इनवर्सली 1/B मिलेगा। मेरा बेटा B और M के बीच ग्राफ खींचेगा तो उसे ग्राफ कर्व के रूप में मिलना चाहिए। तो हियर इज द P इज द बेटे मोमेंटम टेकन कांस्टेंट, B taken constant, M taken constant. Have any problem? No. मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स आप देखें। जैसे बेटे सुनिए ध्यान से, अगर मैं बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट ले लें, एक कार है और ये बस ले लीजिए। एक कार है और एक बस है, दोनों बेटे वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है। अब मेरा बेटा बताएगा किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। जब बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। किसका है? बस का। बस का मोमेंटम ग्रेटर किससे? कार से। तो किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? बस पे। बस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, कार का फोर्स क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया? और बेटे आपने पढ़ा है, अगर कोई बॉल है उसको हम कैच करें, कैच करने के बाद उससे पीछे क्यों लाते हैं? किसी बॉल को कैच करें, कैच करने के बाद हम पीछे अपने हैंड को क्यों बैक कर लेते हैं? इसके पीछे रीजन
बेटे, कोई भी खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे इसलिए कर लेता है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं यह बराबर क्या, dp/dt। जब मेरा बच्चा टाइम को इंक्रीज करेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब क्रिकेटर बॉल को अपने हाथ में कैच करता है तो हाथ को पीछे ले जाता है। उसके पीछे ले जाने का रीजन है कि टाइम इंक्रीज करता है, टाइम ज़्यादा देता है तो फोर्स मुझे कम लगते हैं। फोर्स कम लगने का मतलब है उसको झटके कम लगते हैं, फोर्स का वह कम अनुभव करता है। इसलिए क्रिकेटर बॉल को कैच लेने के बाद अपने हाथ को मेरे बेटे पीछे की तरफ कर लेता है। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग अच्छी टॉपिक को देखें, न्यू टॉपिक। देखिए बेटे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ है बेटे, इसी को इनर्शिया भी कहते हैं। मैं इनर्शिया बहुत अच्छा सा आगे चल के समझाऊंगा। तो न्यूटन ने ये बताया, इस यूनिवर्स में जो भी बॉडी है वो रेस्ट में, मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में तब तक अपनी कंडीशन को ऑक्युपाई की रहेगी, अनटिल अनलेस, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। आइए देखें, अ बॉडी continuous to be in its state of rest or uniform motion। अब आप ध्यान देंगे क्या मैं लिख रहा हूं। अ बॉडी कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, लगातार रेस्ट में रहे या मोशन करती रहेगी। इट मीन्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन किसी दोनों कंडीशन में हो सकती है। मोशन along a straight line, straight line until 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 or unless until or it is acted upon by some external force, external force to change the state। बेटे, अ बॉडी कोई भी वस्तु कंटिन्यूअस हमेशा, टू बी इन स्टेट रेस्ट और मोशन, रुकी रहेगी, मोशन करती रहेगी along a straight line
until unless it is acted by some external force. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट, इनकी पोजीशन को बदलता नहीं है। स्टेटमेंट स्थित पोजीशन। अब मान लेते हैं बेटे, बड़ी अच्छी बात बताने चाह रहा हूं। ये फुटबॉल है, फुटबॉल रेस्ट में है। तो ये कि बेटा मुझसे कहता है सर यू 0 है, ठीक है। दूसरा कहता है बी 0 है, मैं इस पर भी सेटिस्फाई हो गया, इस पर भी। तीसरा बच्चा क्लास में कहता है सर बी इक्वल टू यू, बी इक्वल टू यू, बी इक्वल टू यू भी सही है। क्यों? ये दोनों 0 हैं। दोनों क्या है? 0 हैं। एक बच्चा कहता है सर चेंज वेलोसिटी 0 है। मैं कहा हाँ भैया तुम तो यार और आगे निकले, चेंज वेलोसिटी 0 है। और एक दूसरा कहता है सर एक्सेलरेशन भी 0 है। लो, उसको भी सहमति मिल गई। और वो क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि b माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है? a। अब आप 0 अपॉन टी निकालेंगे तो मेरे बेटे आपको मैं क्या दे रहा हूं? 0 दे रहा हूं। नहीं समझ में आया? बढ़िया से चलो थोड़ा सा मकसद कर दें, समाज को बता दें हम कहाँ से जाने। अभी तो आपने पढ़ा नहीं न्यूटन सेकंड लॉ, लेकिन मैं अभी बताऊंगा F इक्वल टू एम में। अब बेटे एक्सटर्नल फोर्स क्या मिला? 0। ए इक्वल टू 0 अपान एम, इक्वल टू क्या मिला? 0। ये आपने प्रूव कर दिया कि सच है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, समझ आएगी बात? अब बेटे आइए न्यूटन सेकंड लॉ देखिए आप। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? द, पहले मैं डिफिनीशन लिखूंगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम rate of change of linear momentum is directly proportional to external force and momentum take place in the direction of force।
अब ध्यान से देखेंगे मैं क्या क्या बताया, क्या क्या लिख रहा हूं। देखिए, रेट, रेट, रेट of change in linear momentum proportional to, देखो बेटा, रेट मीन्स टाइम से डिवाइड किया, चेंज मोमेंटम डेल्टा पी, प्रपोर्शनल एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम टेक प्लेस, मोमेंटम की दिशा उधर होगी जिधर फोर्स लगेगा। ठीक है, आप पढ़ा है प्रपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट पा जाएंगे। कांस्टेंट क्या लिखा गया बेटा? डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। मैं अभी पढ़ाया P इक्वल टू एम बी, बोलो बेटे, पढ़ाया ना? तो F इक्वल टू के डेल्टा एम बी अपान डेल्टा टी। मेरे बच्चे ध्यान से सुने, के बाहर कर लिया, मास का चेंज नहीं होगा। जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मास नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या बेटे? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपान क्या मिला? टाइम। आपने पढ़ा है चेंज वेलोसिटी अपान टाइम क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू क्या मिलेगा? के यम ए, एक्सेलरेशन आ गया। के इक्वल टू अगर 1 ले लें बेटे कांस्टेंट, तो F इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? एम इंटू ए मिलेगा। ए हो गया आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। दोनों आपको बताना है, मोमेंटम टर्म बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देखो बेटा, रेट चेंज मोमेंटम, देखिए ध्यान से, रेट यहां लाया, चेंज मोमेंटम यहां ला दिया। रेट समय, चेंज मोमेंटम यहां पा गया, प्रोपोर्शनल ये पा गया, फोर्स ये आ गया। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या पाएंगे? के डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो P इक्वल टू एम बी, एम कहाँ हो जाएगा? बाहर। फिर सुन लें, ये तो मैं स्टेटमेंट का ही टर्म लिखा हूँ। प्रोपोर्शनल डिलीट करेंगे तो क्या पाएंगे? के। P का स्थान क्या रखेंगे? एम बी, एम कहाँ हो जाएगा? बाहर। तो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। बेटा पढ़ें, इसे क्या पढ़ा है? एक्सेलरेशन। तो ये आपको मैं सेकंड ला दे दिया। अब आइए बेटे न्यूटन थर्ड लॉ देखें। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है बेटे?
सेकेंड लॉ तो मास और एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकाल दिया। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ डेली लाइफ में है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो पंजे के बल चलते हैं। थोड़े से आप थोड़ी भी जॉगिंग करें तो पैरों के भले चल रहे हैं। ये क्या है? थर्ड लॉ है। जितना आप एक्शन करेंगे, जितना आप एक्शन कर रहे हैं उतना ही रिएक्शन हो रहा है। उतना क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। तो ये आप समझिए न्यूटन थर्ड लॉ है। पहले मैं एग्जांपल दे दिया जो आप लोग अक्सर जानते हैं। अगर कोई बच्चा मॉर्निंग उठ करके जॉगिंग कर रहा है, वो क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ है। और बेटे न्यूटन थर्ड लॉ के बहुत एग्जांपल्स हैं। कोई भी सोल्जर्स जब ट्रिगर को ऑन करता है, फायर करता है, तब भी हमको रिएक्शन मिलता है। और रॉकेट एग्जाम्पल है। और कभी भी आप लोग ये समझिए कि डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं इस बोर्ड को पुश करूं, ये भी क्या करेगा? हमें फोर्स लगाएगा। लेकिन दोनों ध्यान रखना, हम जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज एक्शन, क्रिया है। याद रखिए शब्द को। हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं दैट इज एक्शन। अब बेटे मैंने बता दिया जो हम लोग चलना भी कह सकते हो बेटे न्यूटन थर्ड लॉ है। क्योंकि जितना तेज हम अर्थ को पुश करते हैं, उतना एक्शन करते हैं, उतना ही रिएक्शन होता है। रिएक्शन का मतलब है बेटे, आप फोर्स लगाएंगे, आपको जो अपोजिट फोर्स मिलेगा वो रिएक्शन है। तो बेटे आप लोग पढ़ा है, सुना है, क्लास में सुना होगा, टू एवरी, बोलो, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन there is always an equal opposite reaction। एक्शन मीन्स क्रिया, जो आपने किया दैट इज एक्शन। रिएक्शन प्रतिक्रिया, क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया। जो आपने कार्य किया उसी का उल्टा, मतलब उल्टा उतना ही फोर्स है। जो रिएक्शन मिलता है, रिएक्शन एक्शन का जो अपोजिट हो जाए वो रिएक्शन प्रतिक्रिया कहलाता है। और ये बेटा हमेशा पेयर में पाया जाता है। एक्शन होगा तो रिएक्शन निश्चित ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। नो एक्शन नो रिएक्शन, इस आप ध्यान रखिएगा। एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल टू ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो आप छोटी मोटी डिफिनेशन लिख देते हैं। ऑलवेज इन पेयर, ये बेटे पेयर में पाए जाते हैं। नो एक्शन, नो एक्शन, तो क्या लिखेंगे बेटे? नो एक्शन इन अब्सेंस, नो एक्शन अकर इन द अब्सेंस ऑफ रिएक्शन। नो एक्शन नो एक्शन नो रिएक्शन। दूसरी चीज पेयर में होंगे। नो एक्शन, बिना एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड reaction cannot
cancel to each other, cannot cancel to each other। ये आपको मैंने बता दिया। आइए इसकी पैसे निकाला जाता है बेटे, इसको देखें। सपोज क्या बॉडी ए है बेटे, और दूसरी बॉडी क्या है, बी। बेटे ए बॉडी बी पर फोर्स लगाएगी तो फोर्स ऑन बी बाई ए रिप्रेजेंटेड बाई दिस फॉर्म, तो लिखेंगे फोर्स ऑन बी बाई ए। ये बी पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन बी बाई क्या होगा, ए। फिर बेटे बी ए पर फोर्स लगाएगा तो दैट रिप्रेजेंटेड फोर्स ए बी। तो इससे क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स ऑन ए बाई बी। फोर्स ऑन, देखो बेटा, फोर्स ऑन ए बाई बी। इसे लिखेंगे बी पे कौन लगाएगा, ए, फोर्स ऑन बी बाई ए रिप्रेजेंट बाई दिस। यह वीडियो बेटे आप लोग पढ़ लीजिए, 11th में सेम है, कोई परिवर्तन कोई चेंज नहीं है, इसलिए ध्यान से आप लोग इस बात को वॉच करेंगे। अब बेटो दोनों फोर्स की डायरेक्शन को वॉच करिए, दोनों फोर्स इक्वल हैं तो मैंने बेटे इक्वल लगा दिया। दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं। चूंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, दोनों की दिशाएं अपोजिट हैं। अपोजिट के लिए बेटे वेक्टर लगाएंगे और निगेटिव साइन लगाएंगे। निगेटिव साइन इंडिकेट क्या, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये मेरे बेटे ध्यान देंगे, फॉर डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। इस प्रकार से मैं बेटे आप लोगों को आज की वीडियो में यहीं पर वाणी को विराम देना चाहता हूं। शायद मेरे समझे होंगे बच्चे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा।